नाम है छत्तीसगढ़ तक सोशल वर्कर और भारतीय मुक्ति मोर्चा का प्रेसिडेंट छत्तीसगढ़ का सदस्य। ऋषि परिचय अन्य पढ़ा लिखा न हूँ ढेर भाग्य दिन पढ़ का दस में नंच का दस और बहुत काम दस तो इन्ना चीफ गेस्ट की माचा मैया मैं फिर तो हमार आज के मुखिया अतिथि रूप नारायण एका छत्तीसगढ़ से तो रोरे 100 मन से आज है जोरदार ताली दे के उनके स्वागत करा। इधर पीछे मरिया पहाड़ यूनिट के सांस्कृतिक डांस बहुत बहुत धन्यवाद संचालक महोदय जी। मैं आप लोगों को इधर से पूछूंगा एकाशर अदर तो आप लोगों को बोलना है कोड़े ब्रतन है ना। राउर के एकाशर अदर कोड़े ब्रतन बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों आज का जो ये कार्यक्रम है बहुत ही जबरदस्त कार्यक्रम है क्योंकि ये 5वां वार्षिक सम्मेलन है और आप लोगों के जानकारी के लिए मैं बताना चाहूंगा कि मैं 5 तारीख को ही पैदा हुआ हूं। हेलो अभी दिसंबर मंथ आ रहा है ना तो 5 दिसंबर को मैं पैदा हुआ हूं और हमारा छत्तीसगढ़ और उड़ीसा का जो लव कनेक्शन इतना अच्छा है कि आप लोग 5वां वर्षगांठ मना रहे हैं और 5 तारीख को पैदा हुआ आदमी को आप लोग मुख्य अतिथि बनाए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। तो साथियों कैथोलिक गुरु मूली पहड़ा हमीरपुर बारिश राउरकेला वार्षिक सम्मेलन के इस कार्यक्रम में हमारे जो आयोजक साथी हैं इनका दिल के गहराइयों से मैं बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं क्योंकि उनके अथक प्रयास की वजह से मुझे यहाँ पे आने का मौका मिला और आप सभी साथियों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ क्योंकि आप लोगों की जो यहाँ पे गरिमा में मौजूदगी है वो इस जगह में 4 चांद लगाने के लिए बहुत बड़ा काम कर रहा है। तो सभी साथियों का बहुत बहुत आभार और यहाँ पे जो हमारे इस बारिश को बहुत अच्छे तरीके से सुचारू रूप से संचालित कर रहे हैं और उन्होंने यहाँ पे बहुत खूबसूरत जगह दिया, मौका दिया ताकि हम लोग वार्षिक उत्सव मना सकें। उन सभी यहाँ के जो साथी हैं जो जगह दी उन्हें भी मैं दिल की गहराइयों से बहुत बहुत आभार व्यक्त कर धन्यवाद करता हूँ। तो साथियों आज हमारा कल्चरल प्रोग्राम है, सांस्कृतिक कार्यक्रम है और मैं इसी के संदर्भ में कुछ बातें मेरा जो व्यक्तिगत अनुभव है उसके बारे में आप लोगों को मैं बताना पसंद करूंगा। तो जैसे यहाँ पे पीछे तरफ आप लोग देख रहे हैं, पीछे तरफ है यहाँ पे मूली पढ़ा और बहुत सारा जो आप लोगों ने सुना होगा इसको राजी पढ़ा भी बोलते हैं, मूली पढ़ा बोलते हैं, राजी पढ़ा बोलते हैं इसको। तो ये जो शब्द को जब आप सुनेंगे तो आप लोगों को लगता है कि ये एक्चुअल में है क्या। मैं इसको बहुत ही सरल शब्दों में आप लोगों को बताऊंगा और निश्चित रूप से ये समझ में आएगा। जैसे अभी आरएसएस के द्वारा पूरे देश भर में नफरत अभियान चलाया जा रहा है। नफरत अभियान क्या है कि ईसाई धर्म विदेशी धर्म है, ऐसा नफरत अभियान चलाया जा रहा है कि नहीं चलाया जा रहा है। तो हमारे जो बहुत सारे साथी लोगों का कहना क्या है कि आप अपने मूल यानी कि जो मूली कल्चर है, संस्कृति है, उससे जुड़े रहिए, ऐसा बोलते हैं। तो हमारे जो नौजवान सेकेंड जनरेशन के लोग कभी कभी बड़ा बोरियत महसूस करते हैं कि यार ये कल्चरल ड्रेस पहनना, कल्चरल डांस करना और एकदम वहाँ पे जुड़े रहना बड़ा कभी कभी अटपटा लगता है हमारे यूथ लोगों को। क्योंकि मैं भी उस दौर से गुजरा तो मुझे भी थोड़ा थोड़ा रियलाइज होता है कि कभी कभी हमारे जो पुरखे हैं वो हमारे भलाई के लिए बहुत सारी गाइडलाइन प्रोवाइड करते हैं लेकिन हमको मजा नहीं आता।
तो साथियों, आज के बाद में बहुत मजा आने वाला है। बहुत सारी गंभीर मैक्रो लेवल की बातें मैं बता के जाऊंगा मैं। तो जो संस्कृति है उसको हमारे लोगों ने आइडेंटिटी क्या किया कि ये हमारा जो पारंपरिक नृत्य है वो है, हमारी जो वेशभूषा है वो है, हमारा जो कुरुख बोली है वो है, हम लोग जो अपने गांव में कबीलाई व्यवस्था में रहते हैं वो है। ये सारी चीजों को संस्कृति के रूप में हमें बताया गया, लेकिन वास्तव में है क्या? इसमें एक महत्वपूर्ण चीज को छुपाया गया आप लोगों से, जाने अनजाने या जानबूझ के बहुत सारी बातें हो सकती है, छुपाया गया। तो सच क्या है? जैसे जो सच को बार बार जताया जा रहा है, जरूरी नहीं वो सच हो। बातों को बढ़िया से समझने का प्रयास कीजिएगा। वो सच को बार बार आपको जताया जा रहा है, जरूरी नहीं है कि वो सच है। सच वो है जो आपसे बार बार छुपाया जा रहा है। छुपाना क्या हुआ कि जब 1950 से पहले जब संविधान नहीं था हमारे देश में, नहीं चल रहा था, उस दरमियान में हमारे पुरखे लोग अपने गांव को चलाने के लिए यही जो मूली पढ़ा है, ये जो राजी पढ़ा है, इसका उपयोग करते थे। और पढ़ा का डायरेक्ट मतलब होता है व्यवस्था। मूली पढ़ा मतलब कि आप लोगों के बस्ती को चलाने के लिए, समुदाय को चलाने के लिए जो कानून की व्यवस्था है वही है मूली पढ़ा, राजी पढ़ा। तो आज इस वक्त हमारे जो लोग हैं साथियों, आप देखेंगे कि हमारे पास में जो हमारी समुदाय को चलाने का जो व्यवस्था है, जो हमें नियंत्रणकर्ता के रूप में होना चाहिए, हम नियंत्रणकर्ता के रूप में तो है ही नहीं। हमारा समुदाय को, हमारी व्यवस्था को कोई दूसरा चला रहा है, और जब कोई दूसरा चलाता है तो वहीं से गड़बड़ी शुरू होता है। जैसे एक गाड़ी का जो मालिक है अपने गाड़ी को वो संभाल संभाल के देख देख के चलाता है, और जो ड्राइवर होता है, कुछ ड्राइवर लोग बहुत अच्छे होते हैं भाई, बुरा मत मान जाना अगर कोई यहाँ पे ड्राइवरी पेशे से है, लेकिन कुछ जो ड्राइवर होते हैं वो मालिक की तरह अपनी गाड़ी को दुलार नहीं कर पाते हैं। तो साथियों, अगर आपकी समुदाय की व्यवस्था को चलाने के लिए किसी दीकू को अगर आप लोग मौका देंगे तो वो दीकू आप लोगों की व्यवस्था बढ़िया चला पाएगा क्या? आज हमसे यही चूक हो जा रहा है। जो राजी पढ़ा है, जो मूली व्यवस्था है, हमारे समाज का कानून व्यवस्था है, तो हम कानून व्यवस्था का इम्प्लीमेंटेशन, एग्जीक्यूशन को छोड़ के हम लोग उसके बाजू को जो व्यवस्था है, जो हमारा संस्कृति है, हमारा जो बोली है, हमारा जो रहन सहन, इसको तो पकड़ लिए, बहुत गजब का पकड़ लिए। लेकिन साथियों, जिस व्यवस्था से हमारा समाज नियंत्रित होना चाहिए, उस व्यवस्था को हम लोग छोड़ दिए। तो उस चीज को छोड़ देंगे तो फिर हमारा व्यवस्था कैसे चलेगा? नहीं चल पाएगा, बिल्कुल नहीं चल पाएगा। क्योंकि जो सामने वाले का जो कैरेक्टर है साथियों, वो षड्यंत्रकारी कैरेक्टर है। आप लोगों का एक्सपेक्टेशन है कि हम लोग जैसे हैं वैसे ही पूरा जमाना है, ऐसा आप लोगों का एक्सपेक्टेशन है, ऐसा आप लोग महसूस करते हैं। क्योंकि दुनिया वैसा नहीं होती है जैसा आपको दिखती है, दुनिया वैसा होती है जैसा आपका नजरिया होता है। तो अभी आप लोग यहाँ पे ईसाई धर्म को मानने वाले लोग हैं, यहाँ पे बहुत संख्या में आप लोगों को सिखाया गया है प्रेम की भावना, आप लोगों को सिखाया गया है दयालु। आप लोग अपने नजरिए से दिखते हैं, पूरा दुनिया हरा हरा नजर आता है। ये एक्सपेक्टेशन है हमारी। रियलिटी क्या है? एक्सपेक्टेशन और रियलिटी में फर्क है। रियलिटी ये है कि आपकी समुदाय की कानून व्यवस्था को छीन लिया गया। आप लोग एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं कि हम जितना उदार हैं, ये शासन चलाने वाले लोग अदर कम्युनिटी के लिए भी उतना ही उदार रहेंगे। ये आपका एक्सपेक्टेशन है, आप ऐसा उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन रियलिटी क्या है? रियलिटी जस्टिस का उल्टा है। जस्टिस का उल्टा है। मैं एक उदाहरण के माध्यम से इस बात को समझाना पसंद करूंगा। मैं
जैसे बाइबल में लिखा हुआ है कि अपने पड़ोसी को अपने जैसा प्रेम करो, तो ऐसा व्यवहार करने वालों को कहा जाता है कि ये सच्चा कैथोलिक है। और जो ऐसा व्यवहार नहीं कर पाता है तो हम लोग सोचते हैं कि इसको थोड़ा सा और इम्प्रूव करने की जरूरत है। वैसे ही साथियों, संविधान में जो यहाँ पे भारत का संविधान का उद्देशिका दिया हुआ है, इस उद्देशिका में क्या दिया हुआ है? हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता, अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर इस संविधान सभा में आज 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एदत द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। ये इससे पूरा जो देश को कैसे चलाना है उसका यहाँ सार है। तो मैंने आपको उदाहरण से समझाऊंगा, बोला था कि जो सच्चा कैथोलिक कौन होता है? जो अपने पड़ोसी को अपने जैसा प्यार कर पाता है। सच्चा कैथोलिक का एक आइडेंटिटी है, पहचान है। तो सही व्यवस्था को चलाने वाले लोगों की पहचान क्या है? सही पहचान क्या है? कि समाज में और राष्ट्र में भाईचारा और बंधुत्व का निर्माण कर सके। लेकिन आप लोग हकीकत सुन के हैरान हो जाएंगे। अभी जैसे आप लोगों को पता है जो आईएएस की नौकरी होता है, आप लोगों को लगता है ये बहुत बड़ा नौकरी है, लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूं, ये जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम है, इस एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम में जो आईएएस की पोस्ट होती है सिस्टर, वो सबसे निचले दर्जे का पोस्ट होता है। एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम में सबसे निचले दर्जे का पोस्ट होता है, जिसको कलेक्टर आप लोग बोलते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम में उसका जो हायर पोस्ट होता है, उसका हायर पोस्ट होता है चीफ सेक्रेटरी। उसके बाद में चीफ सेक्रेटरी की जो पोस्ट होती है लिमिटेड है। तो उन्होंने क्या किया, वहां पे एक और जैकपॉट किया, उन्होंने ज्वाइंट सेक्रेटरी का वहां पे वैकेंसी निकाला। और अपने लोगों को कितना शामिल किया है पता है आप लोगों को? 150 लोगों को शामिल किया। 150 लोगों को शामिल किया। यहाँ पे क्या लिखा गया है? भाईचारा और बंधुता का निर्माण करेंगे समाज में, राष्ट्र में। और ये जो पूरा एसटी कम्युनिटी है, एससी कम्युनिटी है, ओबीसी कम्युनिटी है, 150 ज्वाइंट सेक्रेटरी जो पोस्ट होता है, बहुत पावरफुल पोस्ट होता है एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम में, उसमें ये पूरे के पूरे लोगों को दिया ही नहीं। तो अगर जैसा जो कैथोलिक, जो ईसाई धर्म को मानने वाला आदमी, अगर वो अपने पड़ोसी को अपने जैसा प्यार नहीं कर पा रहा है, उसी तरीके से साथियों इस देश को चलाने वाला अगर समाज में बंधुता और भाईचारा स्थापित नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब वो सही बोली पढ़ा नहीं है, वो सही राजी पढ़ा नहीं है। और हम लोगों को सिखाया गया है कि आप कलेक्टर के पास में जाके ज्ञापन सौंपिए और मांगिए। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं साथियों, मांगने से अधिकार नहीं मिलता है, मांगने से सिर्फ भीख मिलता है। अधिकार को स्थापित करने के लिए ताकत चाहिए। और आज वर्तमान समय में जो ताकत है उसका नाम है संगठित शक्ति। आप जब संगठित शक्ति का निर्माण करना शुरू करेंगे साथियों, आप लोगों का जो मौलिक पढ़ा है, आप लोगों का राजी पढ़ा है, ये कानून व्यवस्था आपके समाज को नेतृत्व करने का काम करेगा। और आज के समय में वर्तमान राजी पढ़ा और मूली पढ़ा है 5वीं अनुसूची। 5वीं अनुसूची को हमारे पुरखे लोग कई सालों से मांग रहे हैं। वहां पे इंप्लीमेंट करने का बहुत प्रयास किया जा रहा है कि इंप्लीमेंट हो, लेकिन सामने वाला चाहता ही नहीं है कि वो इंप्लीमेंट हो। और ये संघर्ष छत्तीसगढ़ में चल रहा है, झारखंड में चल रहा है, उड़ीसा में चल रहा है, मध्य प्रदेश में चल रहा है, राजस्थान में चल रहा है। लेकिन संगठन शक्ति के कमी के वजह से आज हम लोग अपने जो मूली पढ़ा है, राजी पढ़ा जो हमारा कानून व्यवस्था है, उसको आज स्थापित नहीं कर पाए। तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि ये बहुत ही जटिल काम है, बहुत ही मुश्किल काम है।
ये ऐसा बात नहीं है। इसका राइट प्रोसेस को जानना बहुत जरूरी है। जिस दिन आप राइट प्रोसेस को जानना शुरू कर जाएंगे तो आप लोगों को ये काम बहुत हल्के में हो जाएगा। तो साथियों, आज हमारे उड़ीसा में जो समाज के ज्वलंत मुद्दे हैं, धार्मिक समस्या, सामाजिक समस्या, संवैधानिक समस्या और राजनीतिक समस्या, ये हर जगह पे ज्वलंत मुद्दे के रूप में काम करता है। तो ऐसे समय में हमारे लोगों को संगठित शक्ति का निर्माण करके उसको स्थापित करने में ताकत लगाना चाहिए। तो वहां से शुरू होता है हमारे सामाजिक प्रतिनिधि, हमारे संवैधानिक प्रतिनिधि और राजनीतिक प्रतिनिधि लोगों का काम। तो आज 1950 से लेके 2025 75 सालों में साथियों, हमारे बीच में बहुत अच्छे सामाजिक प्रतिनिधि, राजनीतिक प्रतिनिधि, संवैधानिक प्रतिनिधि हमारे समाज में पैदा हुए। लेकिन आप लोग जब इसमें पूरी ताकत के साथ में जब आप इसमें काम करेंगे तो वो फाइनल टच होगा। हमारे लोग कहते हैं कि हम लोग कई सालों से प्रयास कर रहे हैं, परिणाम नहीं आ रहा है। तो साथियों, मैं किसान परिवार से हूँ। हमारे यहाँ पे खेती का काम होता है और खेती का काम होता है तो उसमें क्या होता है, बीज को लगाने का समय और उसके फसल को काटने के समय में समय का बहुत बड़ा फासला होता है। जैसे धान का खेती को 3 महीने लगते हैं, तो हम लोग विचारधारा का खेती हम लोग कर रहे हैं। विचारधारा का खेती को फलने फूलने के लिए आपका प्रचार और प्रसार के अकॉर्डिंग रिजल्ट तय होता है। जितना ज्यादा समाज में प्रचार प्रसार उतना जल्दी परिणाम। समाज में जितना धीरे से प्रचार प्रसार उतना ही धीरे से परिणाम। तो ये पूरा का पूरा आप लोगों के ताकत के ऊपर में फर्क पड़ता है कि इस विचारधारा का प्रचार हम कितना तेजी से कर रहे हैं। अगर ज्यादा तेजी से करेंगे साथियों तो परिणाम भी ज्यादा तेजी से आएगा। अगर आप धीरे धीरे काम करेंगे तो परिणाम भी धीरे धीरे आएगा। और आने वाले समय पे जो व्यवस्था के नियंत्रित करता है, मैं नियंत्रित कर्ता का संदेश यहां से मैं देना चाहूंगा। नियंत्रण कर्ता सबसे महत्वपूर्ण है। नियंत्रण कर्ता ही असली स्वतंत्रता है। अपने समुदाय के लिए कानून व्यवस्था को बनाना ही असली स्वतंत्रता है। हमारे लोग सोचते हैं कि हम 1947 को स्वतंत्र हो गए, लेकिन यहाँ पे ईसाई लोगों को अपनी जो धार्मिक स्वतंत्रता है वो आज तक मिला ही नहीं। आरएसएस के लोग आपको सपोर्टेज करने का काम कर रहा है, कहां स्वतंत्र मिला हुआ है। अभी मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, जब उनका कार्यक्रम होता है साथियों तो 5-5 दिन रोड में, बीच रोड में टेंट गाड़ के कार्यक्रम होता है। अगर इक्वालिटी होगा, आर्टिकल 25 का अगर उसी तरीके से पालन हो रहा होता तो आप लोगों को भी रोड पे 5 दिन आराधना करने का मौका मिलता कि नहीं मिलता। लेकिन नहीं दिया जा रहा है। इसका मतलब जो आज देश को संभाल रहा है वो भाईचारा और बंधुता निर्माण करना नहीं चाहता है, वो यहाँ पे नफरत निर्माण करना चाहता है, आप लोगों का अधिकार को छीनना पसंद करता है। इसीलिए एक कानून, एक अनुच्छेद, एक संविधान है, धार्मिक स्वतंत्रता का अनुच्छेद 25। एक समुदाय के साथ में अलग व्यवहार करने का काम किया जा रहा है, दूसरे समुदाय के साथ में साथियों अलग व्यवहार करने का काम किया जा रहा है। अगर आप इसे एक्सपेक्टेशन करेंगे कि हमारे समाज का भला होगा, मैं ईमानदारी से बता रहा हूं कभी नहीं होने वाला है। हम लोग देखते देखते पूरा 75 साल का समय को हम लोग खत्म कर चुके हैं और आने वाले समय पे इस बहुत बड़े भीड़ को मैं एक संदेश देना चाहता हूं साथियों, रास्ता बदलिए, तरीका बदलिए, मकसद को अडिग रखिए, तरीका बदलिए। ये जो तरीका अभी तक के जितने भी हमारा प्रयास थे, उस प्रयास के वजह से आज तक वो काम नहीं कर पाया। थोड़ा सा प्रयास का तरीका हम लोगों को बदलना पड़ेगा। प्रयास का तरीका बदलेंगे और वो प्रयास का तरीका है साथियों संगठनात्मक शक्ति। तो बहुत सारे हमारे जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं साथियों, वो सामाजिक संगठन के बारे में, संगठित शक्ति के बारे में अक्सर बताते हैं और मैंने भी इसको कहीं ना कहीं से सीखा है। मैं इस मंच के माध्यम से मैं बताना चाह रहा हूं, हमारे जो 5000 सालों के इतिहास के जो निचोड़ है उसको बहुत अच्छी तरीके से कैरी फॉरवर्ड करने का काम कर रहे हैं वामसेफ और भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मेश्राम साहब। आप लोग सोशल मीडिया में उसका वीडियो को जरूर देखिएगा और उसका एक विशेष वीडियो को जरूर देखिएगा, संगठनात्मक शक्ति का निर्माण करने से समाज में कितना बड़ा परिवर्तन आ सकता है। आप उसके बारे में जरूर देखिए। और मुझे जो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जो बहुत अच्छा जानकारी मुझे मिला
छत्तीसगढ़ में एक साथी हैं, उनका नाम है जेरोम मिंच, फरसा बहार के रहने वाले हैं। मैंने उनसे 3 दिन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रशिक्षण लिया था। उसके बाद में अगर आप लोग मेरा वीडियो देखे हैं त्रिशोट ग्राम का, जहां पे प्रशासन के द्वारा और रेलवे सर्वे लाइन के द्वारा वहां का जमीन को अधिग्रहण करने का मामला आया था, और वहां पे मैंने अपर कलेक्टर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, एसडीएम, तहसीलदार और अन्य प्रशासनिक अधिकारियों के साथ में मेरा कॉन्स्टिट्यूशनल आर्गुमेंट हुआ था। मेरा वो 3 दिन का मेरा संवैधानिक प्रशिक्षण का हिस्सा था, जहां पे मैं अनुच्छेद 244, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 256, 375, ये पूरे के पूरे जो हमारे फेवर में लिखा हुआ अनुच्छेद है, इसके आर्गुमेंट के वजह से साथियों वहां पर रेलवे सर्वे को रोका गया। हमारा मकसद रेलवे सर्वे को रोकना नहीं था, हमारा मकसद था हमारे समाज का जो जमीन था, हमारे लोगों का जो जमीन था, उसका प्रशासन के द्वारा 2000 रुपया डिसमिल जमीन का दाम रखा गया था, और हमारे लोगों को गुमराह करने के लिए बोल रहा था कि हम इसका 4 गुना देंगे। 4 गुना देंगे बोलने से 4 गुना सुनने में बड़ा मजेदार लगता है, लेकिन कितना का 4000? 2000 का 4000, यानी कि 8000 रुपया एक डिसमिल जमीन का दाम का भाव लगा रहे थे। ऑनरशिप का मामला था, आदिवासी की लैंड ऑफ ऑनर है, और वहां पे लैंड ऑफ ऑनर का जमीन को औने पौने दाम में वहां पे प्रशासन के द्वारा अधिग्रहण करने का काम किया गया था। तो जो मैं जब संवैधानिक प्रशिक्षण लिया साथियों, तब मुझे पता चला कि ये जो प्रशासन के लोग हैं, ये तो हमारे लिए काम करने वाले एम्प्लॉय है, कर्मचारी है। आप इसको देहाती लफ्जों में बोल सकते हैं कि ये हमारे नौकर हैं, और नौकर लोग मालिक का जमीन को लूटने का काम कर रहे हैं गैर संवैधानिक तरीके से। तो आज हमारे तो यहाँ पे राउरकेला, हमीरपुर, पारिस के बहुत सारे लोग एकेडमिक एजुकेटेड हैं, बहुत सारे लोग बहुत अच्छे अच्छे नौकरी में हैं। तो साथियों, इसके बावजूद भी अगर हमारा मुरली पढ़ा हमारे लिए व्यवस्था के रूप में काम नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब हम लोगों को अभी भी कॉन्स्टिट्यूशनल जानकारी की जरूरत है। अगर हम लोगों को कॉन्स्टिट्यूशनल जानकारी मिल जाए साथियों, तो आप किसी भी प्रशासन के अधिकारी से नहीं डरेंगे। और वो जो प्रशासन का अधिकारी है, आपके जल जंगल जमीन के साथ में अधिग्रहण और अतिक्रमण कर ही नहीं सकता। इसलिए मैं बहुत ही विशेष अपील करना चाहूंगा कि आने वाले समय पे हमारे जो राउरकेला, हमीरपुर के जो साथी हैं साथियों, आप लोगों को 1 दिवसीय संवैधानिक प्रशिक्षण का कार्यक्रम जरूर कंडक्ट करना चाहिए, क्योंकि आज कल्चरल प्रोग्राम है, बहुत सारे वक्ता साथी हैं, बहुत सारा हमारा और भी कार्यक्रम है। अगर आज के समय पे मैं बहुत ज्यादा वक्त ले लूं तो पूरा कार्यक्रम डिस्टर्ब हो जाएगा। तो आप लोगों को साथियों 5वीं अनुसूची का जो ट्रेनिंग कार्यक्रम है, उसके बारे में विशेष रूप से आप लोगों को समय निकालना चाहिए और कार्यक्रम कंडक्ट करना चाहिए 1 दिवसीय। और हमारा जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था के बारे में हम लोग को और बढ़िया से इसके बारे में जानकारी इकट्ठा करना चाहिए। मैं एजुकेशन के बारे में थोड़ा सा जानकारी देने के बाद मैं अपनी बातों को समाप्त करूंगा। आज हमारे लोग एजुकेशन को ऐसा समझते हैं कि जो ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, वो एजुकेटेड है। ये सच्चाई है, लेकिन पूरी तरह से सच नहीं है। जब 1800 ईस्वी में ज्योतिबा फुले जब उन्होंने शिक्षा के लिए लड़ाई लड़ना शुरू किया साथियों, तो उन्होंने शिक्षा का जो पहचान बताया वो क्या है? शिक्षा का पहचान बताया, शिक्षा वो चीज है जो सच को जानने में मदद करता है और झूठ को पहचानने में मदद करता है। शिक्षा वो है। तो उसके शिक्षा में एक छोटी सी बच्ची महाराष्ट्र की मुक्ता सालवे नाम की छोटी सी बालिका पढ़ाई कर रही थी। उसका उम्र 11 साल था और वो ज्योतिबा फुले के स्कूल में जाती थी। और जब सामाजिक बहुत सारे क्रमिक समानता को देखते हुए जब उसको मौका मिला एक बार, तो उन्होंने एक निबंध लिखा समाज के ऊपर में, और उसके अंदर में ऐसी ऐसी बातें, मुक्ता साल के 11 साल की छोटी सी बालिका ने ऐसे ऐसे शब्द लिखे, ऐसे ऐसे निबंध लिखे कि सामने वाले जो ब्रिटिश एम्पायर में उसका हालत खराब हो गया उसका जवाब देने में। 11 साल की, आज पे 11 साल की जो एकेडमिक एजुकेशन की बालिका के सामने अगर हम लोग ये पूरा समाज की बातों को, संवैधानिक बातों को, कॉन्स्टिट्यूशनली बातों को अगर हम लोग उनसे बोलेंगे कि आप इसके बारे में बताइए,
बताइए। तो आज का जो एकेडमिक एजुकेशन व्यवस्था है साथियों, हमारे बच्चे लोगों को वो एजुकेशन प्रोवाइड करता नहीं है कि हमारी जो बालिका है, हमारा जो बालक है वो मुक्ता सालवे बन सके। आज मुक्ता सालवे जो सच को और झूठ में फर्क कर सके, ऐसी शिक्षा व्यवस्था ज्योतिबा फूले का वो पढ़ाई कर रही थी साथियों। और जब ब्रिटिश लोगों ने जब उसको पढ़ा निबंध को, वो हैरान हो गए कि भाई ये जो शिक्षा है किस टाइप का शिक्षा है। तभी महात्मा ज्योतिबा फूले का जो नाम है पूरे विश्व में बहुत बड़ा नाम है ज्योतिबा फूले साहब का, तो उन्होंने फर्क बताया कि वास्तविक शिक्षा सच को और झूठ को फर्क करने वाली है। आज हमारे बहुत सारे एकेडमिक एजुकेशन के माध्यम से बहुत अच्छे नौकरी में है, पोस्ट में है साथियों। और बाबा साहब अम्बेडकर जब अपने सामाजिक संघर्ष के समय में एक चीज को बोलते थे कि जिस समाज में 10 डॉक्टर, 10 इंजीनियर, 10 टीचर अगर पैदा हो जाएं तो उस समाज को कोई भी आदमी आंख उठा के नहीं देख सकता। किस पर्पस पर ऐसा बोला जा रहा था? क्योंकि जब वे लोग अपने समाज के संरक्षण के लिए आवाज उठाएंगे, जब वो झूठ को हमारे लोगों को बताएंगे कि केंद्र सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा, जिला सरकार के द्वारा आपके जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसके ऊपर अतिक्रमण कर दिया जा रहा है, तो आम आदमी समझता, इकट्ठा होता, उलगलान होता और सरकार बदल देते। लेकिन आज सच और झूठ में फर्क ना होने की वजह से साथियों, हमारे समाज के जो इंटेलेक्चुअल बुद्धिजीवी साथी हैं, वे बेबाक सोसाइटी अपने ज्ञान का नहीं करते हैं। ज्ञान का नहीं करने की वजह से हमारे समाज को पता नहीं चलता है कि सच क्या है और झूठ क्या है। इसके वजह से साथियों हमारे समाज में बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं आ पा रहा है। लेकिन जिस दिन हमारा समाज के बुद्धिजीवी साथी लोग झूठ और सच में अगर फर्क बताना शुरू कर देंगे तो ये लंबा समय नहीं जाने वाला है। ये 2-3 साल में बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाएगा। जैसे हम लोगों को जिस दिन रियलाइज हुआ कि हमारा जो मौलिक अधिकार है, हमारा संवैधानिक अधिकार है, हमारा सामाजिक अधिकार और धार्मिक अधिकार छत्तीसगढ़ के सरकार के द्वारा, केंद्र की सरकार के द्वारा बार हर बार छीनने का काम किया जा रहा है, हमारे लोगों के साथ में गैर संवैधानिक हरकत किया जा रहा है साथियों, तो हम छत्तीसगढ़ के नौजवान लोग 2028 में एक संकल्प लिए हैं। वो संकल्प क्या है मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। वो संकल्प है, हम अपने लिए संवैधानिक राइट्स और फंडामेंटल राइट्स नहीं मांग रहे हैं, क्योंकि मैंने शुरू में बताया था मांगने से सिर्फ भीख मिलता है। हम अपनी व्यवस्था को यहाँ पे एग्जीक्यूट करने का प्रयास कर रहे हैं और 2028 हमारे छत्तीसगढ़ का व्यवस्था परिवर्तन का साल है। हम छत्तीसगढ़ में कांग्रेस और बीजेपी की सरकार को बदलना चाहते हैं और हम लोग इस तरह से वहां पे काम कर रहे हैं, संगठित शक्ति का, ताकत का निर्माण करके, हमारे लोगों में जागृति करके समानता का द्योतक करने वाली विचारधारा को 2028 में स्थापित करने का हम लोग प्रण लिए हैं। क्योंकि मांगने से सिर्फ भीख मिलता है और न्याय को ताकत के दम पे स्थापित करना पड़ता है साथियों। सत्य में जयते बोलते हैं साथियों, सत्य का यूं ही जयते नहीं होता है। सत्य का जयते करने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है। सत्य में जयते हम लोग बार रिपीट करते हैं ना, सत्य का विजय होगा। सत्य का विजय कराने के लिए साथियों लड़ना पड़ता है, जैसे बिरसा मुंडा ने लड़ा था, जैसे तिलका मांझी ने लड़ा था, तब जाके समाज का सत्य में जयते होता है। और अगर हम लोग नहीं लड़ेंगे और आप लोगों को लगता है कि ऑटोमेटिक सब कुछ हो जाएगा, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं साथियों, ऑटोमेटिक कुछ भी नहीं होता है। ऑटोमेटिक में नुकसान होता है। आप जिम मत कीजिए, एक्सरसाइज मत कीजिए, ऑटोमेटिक आपके जीवन में ओबेसिटी आ जाएगा। आएगा ना फादर जी? आप अपने बारी में बढ़िया से फुलवारी मत लगाइए, छोड़ दीजिए। आप एक्सपेक्ट करते रहिए कि ऑटोमेटिक अच्छा हो जाएगा, आपको बहुत सारा घास फूस निकल आ जाएगा। परिवर्तन के लिए एफर्ट करना पड़ता है, अतिरिक्त अचीवमेंट के लिए अतिरिक्त एफर्ट करना पड़ता है। ये जो समाज है, हम लोग को आज जो मौलिक अधिकार मिला है, ये यूं ही नहीं मिला है साथियों। 1833 ईस्वी में वीर बुद्धू भगत की कुर्बानी की वजह से हमको 5वीं अनुसूची मिला। हम लोगों को हमारी विद्यमान विधि मिली, रूढ़ी प्रथा मिली, मूली पढ़ा मिला,
राजी पढ़ा मिला, ये ऐसे ही नहीं मिला। इसके लिए हमारे बहुत सारे पुरखों ने अपने जान की बाजी लगाई, और उस जान की बाजी लगाने के बाद में जो हमको अधिकार मिला है, ये ऑटोमेटिक ऑपरेट नहीं होने वाला है, ये स्वतः ऑपरेट होने वाला नहीं है। इसका जिम्मेदार और इसका जो जिम्मेदारी हम लोग को अपने कांधे पे उठाना पड़ेगा। ये व्यवस्था को जब हम लोग इंप्लीमेंट करेंगे तो ये व्यवस्था इंप्लीमेंट होगा। हम लोग सोचेंगे कि भाई वो जो सरकार है, केंद्र की जो सरकार है, राज्य की सरकार है, वो इंप्लीमेंट करेगा, वो नहीं करने वाला। क्योंकि समस्या पैदा करने वाला अलग होता है और समाधान करने वाला अलग होता है। वो आपको 5वें अनुसूची नहीं दे रहा है, आप उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार 5वें अनुसूची देगी, नहीं देगा। क्योंकि हम लोग उधर देहात में रहते हैं साथियों, वहां पे हमारे जो दादा लोग होते हैं, पिताजी लोग होते हैं, करील लगाते हैं, मांस लगाते हैं। तो बारिश के दिनों में जो करील आता है छोटा छोटा, जिसको हमारे कुर्क में बोलते हैं खर्रा बोलते हैं, तो बांस को लगाने वाले हमारे जो पुरखा अलग होता है, और रात के अंधेरे में उस करील को चुराने वाला अलग होता है। उड़ीसा में जो मालिक होता है वही चुराता है क्या? अलग होगा साथियों। 5वें अनुसूची को लागू करने वाला अलग होगा और उसको लागू नहीं करने देने वाला अलग है। सच और झूठ के बीच में फर्क को पकड़ने का प्रयास कीजिए, तब जाके हमारा जो मूली पढ़ा है, हमारा जो राजी पढ़ा है, हम जो अपने बच्चे को मौलिक अधिकार ट्रांसफर करना चाह रहे हैं, वो हम उस समय ट्रांसफर करना, हम लोग उस समय ट्रांसफर कर पाएंगे। हम लोग ऐसे इतने करेंगे तो पूरा खत्म हो जाएगा। अभी जैसे मैं राउरकेला को देख रहा हूँ, यहाँ पे ओनर ऑफ राउरकेला आदिवासी को होना चाहिए, लेकिन ओनर ऑफ राउरकेला कोई दूसरा है। ये जो स्टील फैक्ट्री है, ये आदिवासियों का कि दूसरे का है? आदिवासी का तो नहीं है। इसी तरह हमारे छत्तीसगढ़ में जो 5वें अनुसूची जो इलाका है, सरगुजा संभाग, बस्तर संभाग में जो लोहा निकाला जा रहा है, लोहा पूरे विश्व का सबसे नंबर 1 लोहा है साथियों, वो आदिवासी मालिक होना चाहिए, मालिक कोई दूसरा है। ऑटोमेटिक में सब कुछ छिनने वाला है, एक्सपेक्टेशन में सब कुछ छिनने वाला है। संगठित शक्ति के साथ में, राइट प्रोसेस, राइट इंप्लीमेंट के साथ में हम लोग उसको हासिल करेंगे। और ये जो जागृति है साथियों, ये वनडे प्रोग्राम नहीं है, वनडे मैच नहीं है। बाबा साहब अंबेडकर ने बोला था जागृति के बारे में, जागृति का ज्योत निरंतर जलाए रखना, आज भी जलाए रखना, कल भी जलाए रखना, परसों भी जलाए रखना, जीवन भर जलाए रखना। अभी हम लोग यहाँ पे कुछ साथियों से बात कर रहे थे, बातों बातों में हमारे साथियों ने क्या बोला, हमारे लोगों को धीरे से समझ में आता है। वास्तव में धीरे से समझ में आता है, कामयाबी इंचों में मिलती है। हमारे एक्सपेक्टेशन होता है मीलों में होना चाहिए, मीलों में नहीं होता, इंचों में होता है। तभी तो वामन मेश्राम 48 साल हो गया ना। अगर मीलों में अगर कामयाबी मिलता तो साल 2 साल में आंदोलन करते, उद्गुलान करते, उसके बाद में व्यवस्था परिवर्तन कर देते। लेकिन ऐसा नहीं होता है साथियों। यहाँ पे हम लोगों को धैर्य रखना पड़ेगा, हम लोगों को यहाँ पे धैर्य के साथ में संघर्ष करना पड़ेगा। हम लोग तो साथियों, ये जो धैर्य है और जो संघर्ष है, इसको समझना बहुत जरूरी है। हमारे लोग क्या करता है कभी कभी अनजाने में, जहां संघर्ष करना होता है वहां पे वो समझौता कर लेता है, और जहां समझौता करना है वहां वो संघर्ष करता है, परिणाम इसलिए नहीं आता। मैं बताना चाहता हूं, संघर्ष हमारे समाज में जागृति के लिए करना चाहिए। मैं मेरी छोटी सी बात बताऊंगा। मैं जब मुझे 2015 में भारत मुक्ति मोर्चा समझ में आया, और उस समय पे हमारे जशपुर में आज जो डिलिस्टिंग का भयंकर रैली करते हैं माननीय कृपा शंकर भगत जी, मैं उसके साथ में 2003 ईस्वी से बहुजन समाज पार्टी में काम करना शुरू किया था मैं। और जब वो बीजेपी की ओर उसका झुका हुआ तो 2015 में उसका रास्ता बीजेपी की ओर चला गया और मेरा रास्ता हमारे ओर चला। तो साथियों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जब वो डिलिस्टिंग के समर्थन में आज रैली कर रहा है और मैं डिलिस्टिंग के विरोध में मैं काम करता हूं, हम लोग एक ही जगह से निकले हुए थे। तो साथियों, मैं ये बताना चाह रहा हूं, जब 2015 में पहली बार मेरे को भारत मुक्ति मोर्चा का आइडियोलॉजी को सुनने को मिला और मेरी जिम्मेदारी मेरे जिला में लगाया गया कि आप कार्यक्रम लगाइए। कृपा शंकर भगत के साथ में काम करते हुए 7-8 साल 10 साल हो गए थे मेरे को काम करते हुए, तो मुझे लगा था कि कितना साल काम किया हो तो मुझे निश्चित रूप से हमारे लोगों का साथ सहयोग तो मिलेगा। इस विश्वास के साथ में
इस विश्वास के साथ में साथियों मैं बहुत सारे लोगों को धरना स्थल जशपुर पे बुलाया मैं, और आप लोगों को सुन के हैरानी होगी कि औसत का नियम भी फेल हो गया। मैं 200-250 लोगों को बुलाया, उसमें से एक आदमी भी नहीं आया। और पहला दिन 2015 में जब वहां पे कार्यक्रम था साथियों, उस कार्यक्रम में मैं अकेला वहां पे था। तो ये धरना स्थल है, ये सामने तरफ रोड है, रोड पे लोग मेरे को देख के हंसते थे और मैं लोगों को देख के हंसता था। लोग मेरी बेबसी पे हंसते थे कि यार ये कैसा आदमी है, अकेला यहाँ पे खड़ा है, और मैं उनको हंसता था, ये लोग कैसे आदमी लोग साथ देने नहीं आते थे। वो भी बराबर हंसते थे, मैं भी बराबर हंसते थे, मैं उनको कंफ्यूज कर दिया। मैं अपनी जगह पे बहुत सही था साथियों। सिद्धांत क्या बोलता है, जिस आदमी में अकेले चलने का हिम्मत होता है, एक दिन उसी आदमी के पीछे पूरा देश का कारवां होता है। सही बात है कि नहीं है? सही बात है कि नहीं है? समझा रहा था कि हरो, जिस आदमी में अकेले चलने का हिम्मत होता है साथियों, उसी आदमी के पीछे पूरा देश का पूरा जमाना का कारवां होता है। आप जब राउरकेला में, हमीरपुर में जब आप संघर्ष करेंगे, पहले टाइम में आपको बहुत अच्छा समर्थन नहीं मिलेगा, लेकिन जो आदमी में अकेला चलने का हिम्मत होता है साथियों, एक दिन पूरा देश का कारवां उसके पीछे होता है। उसके बाद में बदलाव आता है। जब आप लोग काम करेंगे तो आपके पास में सकारात्मक नकारात्मक दोनों टाइप का यहाँ पे व्यवस्था को देखने को मिलेगा। कुछ लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे, कुछ लोग आपको क्रिटिसाइज करेंगे। आप उनकी बातों में आके तकलीफ में मत आ जाना साथियों, क्योंकि बाइबल में लिखा है हर बातें मिलके भलाई को उत्पन्न करती है। तो लोगों का अप्रिशिएट करना, लोगों का क्रिटिसाइज करना, दोनों मिलके क्या करेगी? समाज में भलाई पैदा करेगी, समाज में लीडरशिप पैदा करेगी। और आने वाले समय पे पूरे हमारे राउरकेला के साथी, हमारे हमीरपुर के साथी जागृति का ज्योत को निरंतर जलाए रखने में अपनी ताकत लगाएंगे और अपनी ओरिजिनल राजीव पढ़ा, ओरिजिनल मूल्य व्यवस्था को इस समाज में इंप्लीमेंट करने में अपनी जान की बाजी लगाएंगे और आने वाले समय पे व्यवस्था का कारण बनेंगे। आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद और जय जोहार। इस मौके पे साथियों मैं इतनी ही बातें बोल के अपनी बातों को विराम देता हूं। आभार, धन्यवाद। किन्नता नाम है वहाँ पर नाम है संविधान शुरू मंजा आदि बेस के समझा के नामा शिक्षा जरूरी है के और लीडर नमायती शुरू मानना चाहिए, दूसरा गलती मानना चाहिए। व्यवस्था